वेलकम गाइस, वेलकम टू द करंट लेक्चर ऑफ लीज अकाउंटिंग। इससे पहले इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। हमारा 3rd लेक्चर है लीज अकाउंटिंग का और इसमें हमारा फोकस रहेगा ऑपरेटिंग लीज पर। बच्चों, हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 में फाइनेंसिंग लीज को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। तो हमने इसका सारा थ्योरी डिस्कस करा, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सॉल्व करे। अब हम आज डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लीज। चलो बच्चों, ऑपरेटिंग लीज होता क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग लीज देखो, ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा कि जो लेसर है, जो एसेट्स का मालिक है, वो अपनी एसेट से यूज के लिए लेसी को देगा, पोजीशन एसेट्स का लेसी को देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे लीज टर्म 5 साल तय हुई है कि ए अपनी एसेट्स बी को देगा यूज के लिए 5 साल के लिए। 5 साल बी ए की एसेट्स को यूज करेगा और 5 साल तक जो एमएलपी है, मिनिमम लीज पेमेंट, वो ए को पे करेगा। राइट। अब ए कौन है? लेसर है। बी कौन है? लेसी है। और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग लीज। क्या होगा इसमें? लेसर लेसी को एसेट्स का पोजीशन देगा लेकिन लीगल ओनरशिप नहीं देगा। ऐसा तो फाइनेंस लीज में भी था। फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये है कि ऑपरेटिंग लीज में लेसर लेसी को सिर्फ पोजीशन देगा, लीगल ओनरशिप नहीं देगा। और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप है, जो जोखिम और जो फायदे संबंधित हैं ओनरशिप से, वो भी नहीं देगा, वो भी लेसर अपने पास रखेगा। ऐसा नहीं था फाइनेंस लीज में। फाइनेंस लीज में ओनरशिप तो लेसर ने अपने पास रखी, लेकिन जो रिस्क एंड रिवॉर्ड था वो लेसी को दिया था। लेसी को 2 चीजें दी थी फाइनेंस लीज में, एक तो एसेट्स का पोजीशन और एक रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप। बस ओनरशिप अपने पास रखी थी फाइनेंस लीज में। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में लेसर ओनरशिप भी रखेगा और ओनरशिप से संबंधित जो रिस्क और रिवॉर्ड है, जो एक्सपेंस है, वो भी लेसर के ही होंगे। लेसी के पास पोजीशन होगा, लेसी एसेट्स को यूज करेगा और लीज टर्म के दौरान वो लीज रेंट पे करता रहेगा। और एक दूसरी जबरदस्त बात वो ये कि जब लीज टर्म ओवर हो जाएगी, जब लीज टर्म ओवर हो जाएगी तो लेसी, जो लेसर है, वो लेसी से एसेट्स का पोजीशन वापस ले लेगा। इसका मतलब लेसी लीज टर्म में किराएदार रहेगा और लीज टर्म के बाद एसेट्स वापस चली जाएगी, मालिक कभी नहीं बनेगा। जो लेसी है वो एसेट्स को लीज टर्म में बस यूज करेगा और वो ये जानता है कि ना तो ओनरशिप उसको मिली है, ना बस पोजीशन मिला है जो उसको वापस करना है। किसको वापस करेगा पोजीशन? वो लेसर को। तो इसमें लेसर कल भी मालिक था, आज भी मालिक है और कल भी लेसर ही मालिक रहेगा। लेसी बस एक टेम्पररी यूजर है उस एसेट्स का। तो बच्चों, ऑपरेटिंग लीज में लेसर लेसी को एसेट्स का पोजीशन देगा, लीगल ओनरशिप नहीं देगा और लीगल ओनरशिप से रिलेटेड जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो भी नहीं देगा, अपने पास रखेगा। और जब लीज टर्म पूरी हो जाएगी तो लेसर लेसी से अपनी एसेट्स वापस ले लेगा। राइट। जरा देखिएगा, ऑपरेटिंग लीज, इट इज अ लीज। बच्चों, ये एक लीज है विच डज नॉट ट्रांसफर, जिसमें नहीं ट्रांसफर किया जाता सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप। बच्चों, ऑपरेटिंग लीज में ये वो लीज है जिसमें लेसर लेसी को रिस्क एंड रिवॉर्ड जो संबंधित हैं ओनरशिप से ट्रांसफर नहीं करता। राइट। ऑपरेटिंग लीज, इट इज अ लीज इन विच, अब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं, इट इज अ लीज इन विच द लेसर does not transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership to the lessee को। तो बस ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा बच्चों? लेसर लेसी को एसेट्स का पोजीशन तो देगा लेकिन ना तो ओनरशिप देगा और ना ही उससे संबंधित रिस्क और रिवॉर्ड देगा लेसी को। राइट। ये थी ऑपरेटिंग लीज। आगे चलते हैं इसमें। जी देखिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अब अकाउंट, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो छोटा सा टॉपिक है ये, हमने डिस्कस किया था फाइनेंसिंग लीज में, आपको याद होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर, इसी तरह से लैंडलॉर्ड से मेरा मतलब लेसर से था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसी की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और लेसर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। आगे डिस्कस करने से पहले मैं इसको यही समझाता हूं आपको।
देखिएगा, दो पार्टी है, लेसी और लेसर। लेसर कौन है? एसेट्स का मालिक है। और लेसी कौन है? एसेट्स को यूज करेगा। बच्चों लेसी इसमें कभी भी मालिक नहीं बनेगा। ऑपरेटिंग लीज में बस वो एसेट्स को ऑपरेट करेगा और लीज टर्म के बाद एसेट्स को लेसी लेसर को वापस कर देगा। लेसर पहले भी ओनर था और लेसर आगे भी ओनर रहेगा। लेसी ओनर कभी नहीं बनेगा इसमें। जैसे फाइनेंस लीज में क्या था कि लीज टर्म के बाद लेसी मालिक बन जाता था, ऐसा नहीं होगा ऑपरेटिंग लीज में। ऑपरेटिंग लीज में लेसर ही मालिक रहेगा। उसने सिर्फ पोजीशन दिया है यूज के लिए, और ओनरशिप और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप है वो सब उसने अपने पास रखे हैं। अब देखिएगा, लेसी क्या करेगा? एसेट्स को यूज करेगा और इस पर रेंट पे करेगा। तो यहां पर लेसी, मैं दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा रहा हूं बच्चों। लेसी क्या करेगा? हर महीने या मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से रेंट, लीज रेंट पे करेगा लेसी लेसर को। और क्योंकि लेसी जानता है कि मालिक वो कभी नहीं बनेगा, तो बस एसेट्स को यूज करेगा और लीज रेंट पे करेगा। तो सिंपल है कि जो लीज रेंट लेसी पे कर रहा है वो एक किराया तो है। एग्जाम्पल लूं उसका, मैं एग्जाम्पल ऐसी बना के समझाता हूं आपको कि आपने कोई मकान किराए पे लिया रहने के लिए, तो मकान आपका थोड़ी होगा ना आज न कल न परसों। बस आप मकान में रहते रहिए, जो भी लीज टर्म है, जितने भी महीनों का, ये जितने साल का एग्रीमेंट हुआ है आपका लैंडलॉर्ड के साथ, उतने टाइम तक आप मकान में रहिए और किराया देते रहिए। किराया चाहे आप कितना भी दें, इतने साल रहे कि किराया देते देते उस मकान की जो वर्थ है उससे ज्यादा आप किराया दे दें तो भी क्या हुआ? देन व्हाट? आप मालिक कभी नहीं बनेंगे। आप उस मकान में किराएदार हैं, किराएदार ही रहेंगे। तो क्या होगा कि जब भी आप मकान का किराया देना बंद कर देंगे, और या जब ये एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, जब आपका जो टेन्योर था वो जब पूरा हो जाएगा, तो मकान का पोजीशन आपको छोड़ना पड़ेगा। मकान कल भी लैंडलॉर्ड का था, आज भी और कल भी रहेगा लैंडलॉर्ड का। तो वो जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो लीज रेंट है, मकान के मालिक आप कभी नहीं बनेंगे। तो जो लीज रेंट है वो आपके लिए एक्सपेंस है यार। दो एंट्रीज पास होंगी, एक तो लीज रेंट पे करने की एंट्री, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दूसरी क्योंकि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा है आपके लिए, तो ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? लेसी क्या एंट्री पास करेगा? हर साल जब लीज रेंट पे करेगा, लीज रेंट एक्सपेंसेस लिए डेबिट करेंगे, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लीज रेंट पे करने की एंट्री है। लीज रेंट को डेबिट क्यों करा? क्योंकि एक्सपेंस है। और बैंक को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि पैसा चला गया। अब इसके बाद एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। अगली एंट्री बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट। राइट, ये दो एंट्री पास होंगी किसकी बुक में? ऑब्वियसली लेसी की बुक में। अब आ जाइए लैंडलॉर्ड। हाँ भाई, लैंडलॉर्ड की बुक में एंट्री पास करते हैं। कलर चेंज करता हूं जरा। जैसे लेसी के लिए लीज रेंट एक्सपेंस है, वही लीज रेंट लेसर के लिए इनकम है। भाई किराएदार आप हैं, आप किराया पे करेंगे, किराए का पे करना आपके लिए एक्सपेंस है, और जिसको आप पे करेंगे, जो लैंडलॉर्ड है, जो लेसर है, उसके लिए किराया इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट, उसको पैसा मिलेगा, वो एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। रुकिए जरा, हाँ जी, बैंक अकाउंट किराया इसको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट, टू लीज रेंट अकाउंट। ये दोबारा लिखता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट। चलिए, इसके बाद ये लीज रेंट इसको रिसीव हुआ। अब ये लीज रेंट इसके लिए इनकम है। इनकम कहां जाएगी? इनकम ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो नेक्स्ट एंट्री के पास होगी लीज रेंट अकाउंट डेबिट
लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने देखा लेसी के लिए लीज रेंट एक्सपेंस है, तो उसने एक्सपेंस को डेबिट करा और पैसा पे करा तो बैंक को क्रेडिट करा और फिर इस एक्सपेंस को पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर करा। लेसर ने क्या करा, लेसर के लिए लीज रेंट इनकम है तो उसने पैसा रिसीव करा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट, और बाद में बच्चों लीज रेंट क्योंकि इनकम है इसको पीएनएल की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। यहां तक क्लियर है? एक बार सारा देख लीजिए। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ऑफ ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। सिंपल है, खत्म हो गया ये ऑलमोस्ट। क्या हुआ, बस इतना सा था कि लेसी के लिए लीज रेंट एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर होगा, और लेसर के लिए लीज रेंट इनकम है, पीएनएल की क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। और लेसर कल भी मालिक था, आज भी मालिक है। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रिलेटेड हैं फिक्स एसेट से वो सब लेसर पे लगेंगे। लेसी का कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो सिर्फ एक किराएदार है, ऑपरेट करेगा एसेट्स को और लीज रेंट पे करेगा, और जब लीज टर्म पूरी हो जाएगी तो एसेट्स को वापस कर देगा लेसर को। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। ऑपरेटिंग लीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी समझा चुका मैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। लीज पेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। अभी मैंने एंट्रीज पास करके दिखाई, वही बात लिखी हुई है बच्चों कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है किसकी बुक में, लेसी की बुक में। हाँ जी, देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। लीज पेमेंट जो लेसी करेगा, आपको मालूम है यार, अभी हमने बाकायदा एंट्री से इसको समझा है, वही बात लिखी हुई है। लीज पेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीएनएल अकाउंट ऑन एसएलएम स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म। एसएलएम से यहां पर क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन मत समझ लेना। एसएलएम का मतलब है कि हर महीने या हर क्वार्टरली, हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने जैसे भी अमाउंट पे होता है लीज रेंट का, वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि एक बार तय हो गया कि भाई इतने साल तक आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसेट्स को यूज करेंगे, और फॉर एग्जांपल हर महीने इतना अमाउंट पे करेंगे इस डेट में। तो डेट भी फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है। जब अमाउंट फिक्स है, हर बार कांस्टेंट अमाउंट आप पे करेंगे, उसी को हम स्ट्रेट लाइन बेसिस कहते हैं, यानी कि अमाउंट का सेम रहना। तो जो लेसी है बच्चों, कौन, लेसी लीज पेमेंट करेगा और इसको अपना खर्चा मानकर पीएनएल में डेबिट करेगा सेम अमाउंट से जब तक लीज टर्म चलेगी तब तक। ठीक है बच्चों, कर लिया इसको नोट। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। अब ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। भाई लेसर मालिक है, भाई लेसर ने ओनरशिप छोड़ी नहीं, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अपने पास रखा, लेसी को खाली पोजीशन दिया, और वो भी लीज टर्म के बाद वापिस आ जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर रिकॉर्ड लीज्ड आउट एसेट एज द फिक्स एसेट्स इन द बैलेंस शीट। ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस है कि लेसर मालिक है और ये एसेट्स लेसर की ही बैलेंस शीट में नजर आएगी। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड आउट एसेट, और डेप्रिसिएशन भी लेसर ही लगाएगा। रिकॉग्नाइज लीज इनकम इन द पीएनएल अकाउंट। अभी समझाया था मैंने कि ये लीज रेंट लेसर के लिए इनकम है, पीएनएल की क्रेडिट साइड में जाएगा। अदर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज शुड बी और रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। क्योंकि ओनरशिप लेसर के पास है, रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसर के पास है, तो सारे एक्सपेंस भी वही रिकॉग्नाइज करेगा अपने पीएनएल अकाउंट में जिस साल वो इनकर या अकर होंगे एक्सपेंसेस। देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर। नंबर 1, ये एसेट्स किसके बच्चों, लेसर की। तो बैलेंस शीट में कौन दिखाएगा, बैलेंस शीट में इस एसेट्स को लेसर ही रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉर्ड लीज्ड आउट एसेट एज द फिक्स्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द लेसर। लेसर की ही बैलेंस शीट में बतौर एसेट्स की नजर आएगी। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड आउट एसेट, डेप्रिसिएशन क्योंकि ओनर कौन है, लेसर। रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है, लेसर का, तो डेप्रिसिएशन भी कौन लगाएगा, लेसर। सेकंड, रिकॉग्नाइज, और हां जो लेसर है जब इस एसेट्स को लीज पर देगा लेसी को, तो लेसी से जो लीज रेंट मिलेगा वो लेसर के लिए इनकम है, इसको वो ले जाएगा अपने पीएनएल की क्रेडिट साइड में। मैंने अभी एंट्रीज भी पास करके दिखाई थी आपको। रिकॉग्नाइज लीज इनकम इन द पीएनएल अकाउंट, राइट।
और जो भी एक्सपेंस होंगे बच्चों, अदर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, राइट। सारे खर्चे लेसर बियर करेगा, जिस साल एक्सपेंस इनकर होंगे उसी साल वो उनको रिकॉग्नाइज करेगा बतौर एक्सपेंस के अपने पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो बच्चों ये चारों बातें समझिए, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ऑपरेटिंग लीज का लेसर की बुक में। लेसर के लिए, लेसर कल भी मालिक था, आज भी मालिक है, कल भी मालिक रहेगा। लेसर ने सिर्फ एसेट्स का पोजीशन दिया है, ना तो लीगल ओनरशिप दी है, ना उससे संबंधित रिस्क एंड रिवॉर्ड दिया, सब कुछ अपने पास रखा लेसर ने, और लेसी को सिर्फ एसेट्स का पोजीशन दिया, और लेसी ने उसको बदले में लीज टर्म के दौरान लीज रेंट पे करा। लेसी जो लीज रेंट पे करेगा रेगुलर बेसिस पर, वो उसके लिए एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट में दिखाएगा, और लेसर के लिए वो इनकम है, पीएनएल की क्रेडिट साइड में दिखाएगा। लेसर की बुक्स में ये 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। एसेट्स भी लेसर की है, डेप्रिसिएशन भी लेसर लगाएगा, लीज रेंट को अपनी इनकम मान के पीएनएल में शो करेगा, और सारे एक्सपेंस भी लेसर ही दिखाएगा और पीएनएल में डेबिट में दिखाएगा जिस साल वो अकर होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था ऑपरेटिंग लीज, और ऑपरेटिंग लीज में हम लोगों ने अभी कितना, इसमें हार्डली 15 मिनट की क्लास हुई अभी तक, तो इसमें हमने डिस्कस करा आपसे ऑपरेटिंग लीज क्या होता है बच्चों। तो ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जिसमें लेसर लेसी को एसेट्स का पोजीशन देगा, लीगल ओनरशिप नहीं देगा, और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप है वो भी नहीं देगा, और लेसी कभी मालिक नहीं बनेगा। जब लीज टर्म ओवर होगी तो लेसी एसेट्स का पोजीशन लेसर को वापस कर देगा। बच्चों यहां तक सारा क्लियर है आपको? लास्ट टॉपिक इस मॉड्यूल 5 लीज अकाउंटिंग का बच्चों, लास्ट टॉपिक है सेल एंड लीज बैक। अभी हमने इस लेक्चर में ऑपरेटिंग लीज कंप्लीट करा। द लास्ट टॉपिक इज सेल एंड लीज बैक। क्या होता है बच्चों ये सेल एंड लीज बैक? देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और छोटा सी टॉपिक है, भी कुछ ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करेंगे जो मॉड्यूल में दे रखे हैं। सेल एंड लीज बैक का मतलब ये हुआ कि एक पर्सन, एक व्यक्ति मिस्टर ए जो एक एसेट्स के मालिक हैं, उन्होंने क्या करा कि ए ने अपनी एसेट्स को बेच दिया मिस्टर बी को, सेल करा, लीज पर नहीं दिया, सेल करा। तो ए ने अपनी एसेट्स बी को बेची और बी से पूरा प्राइस वन टाइम एक बार में ले लिया। तो ए यहां पर सेलर है और बी यहां पर बायर है, या ये कहिए कि ए वेंडर है और बी बायर है, बात एक ही है। तो ए ने अपनी एसेट्स बी को बेची। जब बी को एसेट्स बेची तो इस शर्त पर बेची कि वो बी से इस एसेट्स को वापस लेंगे एज अ लीज। समझे आप? ए ने अपनी एसेट्स, अपना प्लांट एंड मशीनरी, अपनी कोई भी एसेट्स, अपनी बिल्डिंग या फैक्ट्री बिल्डिंग कुछ भी, ए ने अपनी एसेट्स बी को बेची, सेल करी, और बी को बेचने के बाद बी से फिर उस एसेट्स को वापस अपने पास ले लिया एज ए लीज, उस एसेट्स को लीज पर ले लिया। तो इसमें क्या हुआ कि पहले सेल करी और फिर उस सेल को लीज बैक करा, एसेट्स को वापस लिया एज ए लीज। तो एसेट्स भी ए के पास वापस आ गई, एसेट्स का पैसा भी आ गया। हाँ लीज पर है, वो ओनर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, एसेट्स तो है उनके पास। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, सुनिएगा। मिस्टर ए एक फैक्ट्री के मालिक हैं, ठीक है, उनके पास एक फैक्ट्री है। उन्होंने क्या करा कि मिस्टर ए ने ये सोचा कि मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूंगा, अपना बिजनेस एक्सपेंड करूंगा, कारोबार और बढ़ाऊंगा। ये सोचकर उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी से या किसी बैंक से एक बड़ा भारी लोन लिया अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग के अगेंस्ट में या अपने गुड्स के अगेंस्ट में जो भी था। तो उन्होंने मार्केट से कुछ उधार माल उठाया, कुछ लोन लिया, कुछ भी करा कि बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली। फिर क्या हुआ कि किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से जो उनके कंट्रोल में नहीं था, बिजनेस नहीं चल पाया कुछ टाइम। तो बिजनेस न चल पाने की वजह से क्या हुआ कि जो उन्होंने बाजार से लोन उठाया था, पैसा उठाया था बाजार से, या उन्होंने जो बड़ा सारा माल उधार लिया था, वो काम सारा उनका ठप होने की वजह से माल रखा रह गया। फिर क्या हुआ कि जो लायबिलिटीज थी उन्होंने अपना डिमांड करनी शुरू करी अपने रीपेमेंट की। तो वो बाजार का पैसा नहीं चुका पाए, प्रेशर बहुत था उनके ऊपर। पैसा कैसे चुकाते? पैसा चुकाने के लिए कोई सोर्स नहीं था, बिजनेस 5-6 महीने बंद रहा, कोई टर्नओवर नहीं थी, कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई सेल परचेस नहीं थी, पैसा अवेलेबल नहीं था, नहीं चुका पाए। डिमांड बहुत आने लगी कि भाई हमारा पैसा दो, हमारे माल का पैसा दो, हमारे लोन का पैसा दो। तब एक को लगा कि वो तो बहुत ही अंडर प्रेशर है, मेंटली वो अनफिट होने लगे। तब इन्हें डिसाइड करा कि वो अपनी फैक्ट्री बेच देंगे और उससे जो पैसा आएगा अपनी लायबिलिटीज चुका देंगे। ए ने डिसाइड करा कि वो अपनी फैक्ट्री बेचकर और उससे पैसा लेके कम से कम फैक्ट्री नहीं रहेगी, बिजनेस नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम मेंटल पीस तो रहेगा। कम से कम उन्हें टेंशन तो नहीं होगी, डिप्रेशन तो नहीं होगा। भाई बिल्डिंग नहीं होगी, फैक्ट्री नहीं होगी, लेकिन कोई लायबिलिटी भी नहीं होगी।
तो ए ने जब ये डिसाइड करा कि वो फैक्ट्री बेचकर जो पैसा आएगा उससे अपनी लाइबिलिटीज को चुकाएंगे, तो एक उनके दिल में एक थोड़ा सा दुख था, वो इस बात का था कि भाई मेरे ग्रैंडफादर की बनाई हुई फैक्ट्री थी, मेरे पुरखों की ये फैक्ट्री थी और मैं इसको बेच दूंगा तो मेरा बिजनेस तो खत्म, और जो एक जो उनके पुरखों का दिया हुआ जो फैक्ट्री बिल्डिंग था वो भी चला जाएगा, उनकी निशानी। तो ए बड़ा परेशान है कि वो करे क्या। वो इस फैक्ट्री को अगर नहीं बेचेगा तो लायबिलिटी कैसे चुकाएगा, और बेचेगा तो फैक्ट्री चली जाएगी। तब उसका साथ देगा ये टॉपिक जिसका नाम है सेल एंड लीज बैक। इसमें क्या होगा, ए एक ऐसे पर्सन को अपनी फैक्ट्री बेचेगा जो वापस उसको उसकी फैक्ट्री दे दे लीज पर। आपको मालूम है कई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इस पर्पस से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं कि उसे सेल ना करके रेंट पर देंगे। ऐसा कई लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पैसा अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, और परचेस इस इंटेंशन से नहीं करते कि सेल करेंगे, वो परचेस इस इंटेंशन से करते हैं कि वो इसे रेंट पर देंगे और रेंट जो आएगा वो उनका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। तो ए ने ऐसे पर्सन को ढूंढा जो फैक्ट्री खरीदे किराए पर देने के लिए। तो जब उसे ऐसा पर्सन ढूंढने से मिस्टर बी उसको मिल गए। बी इन्वेस्टर है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ए ने बी के आगे प्रपोजल रखा कि सुनो बी, मैं अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग तुम्हें बेचना चाहता हूं, लेकिन तुम इसे बाद में रेंट पर दोगे ना, यार मुझे को दे देना, मैं ही रेंट पे ले लूंगा। तो इससे क्या होगा कि ए जब अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बी को बेचेगा तो एक बड़ा अमाउंट उसके पास आएगा, उससे वो अपनी सारी लायबिलिटी चुका देगा। और रही बात फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री भी उसी के पास रहेगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री उसने उसी फैक्ट्री को लीज बैक कर लिया, वापस अपने पास ले लिया। समझ आई बात? देखिएगा टॉपिक यहां देखिएगा एक बार, सेल एंड लीज बैक। अ सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन involves the sale of an asset by the vendor। सेल एंड लीज बैक का मतलब है कि एक बेची गई सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। देखो एसेट्स को बेचना और उसको वापस लीज पे लेने से हमारा मतलब है ये जो ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है क्या, एक तो सेल इन्वॉल्व है कि पहले एसेट्स को बेचा और उसी एसेट्स को, हाँ भाई, जो सेलर को क्या कहते हैं, वेंडर। इन्वॉल्व द सेल ऑफ एन एसेट बाय द वेंडर, के वेंडर ने पहले अपनी एसेट्स को सेल करा, एंड लीजिंग ऑफ द सेम एसेट्स बैक टू द वेंडर, और वेंडर ने उसको वापस अपने पास क्या करा लिया बच्चों, लीज बैक करा लिया। एंड लीजिंग ऑफ द सेम एसेट्स बैक टू द वेंडर। तो पहले एसेट्स को बेचा, सेल करा, फिर उसको लीज बैक करा। पहले बेचा फिर उसको वापस लिया। तो हुआ क्या होगा, ए ने एसेट्स किसको बेची बच्चों, बी को, फिर बी से वापस इसको लीज पर ले लिया। तो पहले क्या हुई, पहले हुई सेल, और फिर क्या हुआ, फिर हुआ लीज बैक, वापस एसेट्स को लीज पर ले लिया। तो पहले ए ने बी को एसेट्स बेची, बाद में उसको लीज बैक करा। क्लियर हुई बात है आपको? तो बच्चों ये था सेल एंड लीज बैक। चलिए यहां तक क्लियर है। अब यहां पर दो बातें देखिएगा। पहले बताइए समझ आ गया, ये एसेट्स को बेचा और जिसको बेचा उसी से वापस लिया लीज पर। अब इसमें आगे देखिएगा, देखिए बच्चों आगे, चलिए देखिएगा इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड लीज बैक। देखिए जब ए ने अपना एसेट्स बी को बेचा और बी से वापस उसको लीज पर लिया, तो अब ये यहां पर दो केसेस हैं कि ए ने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बी को बेची इस शर्त पर कि बी उसको वापस लीज पर ए को देगा। अब ये जो लीज बैक है, ये अब देखना होगा कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, जो आपने पहले डिस्कस करा। तो जो लीज बैक है बेसिकली यहां फिर दो केसेस आपको डिस्कस करने हैं कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। देखिएगा accounting treatment of sale and lease back, case A, there are two cases, case A, if lease back is finance lease, अगर lease back finance lease है तो क्या होगा। देखिए इस केस में इसको जरा थोड़ा सा समझ के इसको डिस्कस करते हैं इसको। इफ लीज बैक इज फाइनेंस लीज, ए ने बी को अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बेची, बी से वापस लीज पर लिया, और वो जो लीज पर लिया उसे हम ये मान के चल रहे हैं कि ए ने इसको एज ए फाइनेंस लीज लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लीज टर्म के बाद
ए को ओनरशिप भी मिल जाएगी। ए ने बिल्डिंग बी को बेची, फिर बी से लीज बैक करा, वो भी फाइनेंस लीज। और फाइनेंस लीज के फीचर्स आप जानते हैं कि ए को फैक्ट्री बिल्डिंग का पोजीशन मिला, लीगल ओनरशिप नहीं मिली, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप मिल गए। और बच्चों लीज टर्म जब पूरी हो जाएगी, लीज पीरियड पूरा होने के बाद ओनरशिप भी वापस ए के पास आ जाएगी। अब देखिए बिल्डिंग भी ए के पास है, ओनरशिप भी वापस आ गई, अब वो लीगल ओनर भी बन गया और उसके सारे लोन भी चुका दिए गए। तो यहां पर क्या हुआ, फाइनेंस लीज में क्या होगा कि लीज फिर जब लीज बैक करेंगे, अगर वो फाइनेंस लीज है तो लीज टर्म के बाद ओनर भी दोबारा से ए ही बन जाएगा। इस केस में देखिएगा ये दो बातें हैं, 1 and 2। Any profit or loss arising from the sale of assets should not be recognized immediately as profit or loss in the financial statements of seller oblique lessee। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यह है कि मान लीजिए, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि जो एसेट्स है जिसको सेल किया गया था, जिस एसेट्स को सेल किया गया उसका सेलिंग वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 100, अभी 100 करोड़ या जो भी है, सेलिंग प्राइस 100 है। और बच्चों जो बुक वैल्यू है उस एसेट्स का वो है 80, तो यहां पर 20 का प्रॉफिट होगा, 20 का प्रॉफिट। इसका और एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए सेलिंग प्राइस है 100, बुक वैल्यू है 120, तो बच्चों 20 का लॉस होगा, ये लॉस है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। दो केसेस लेके चल रहा हूं। अगर बुक वैल्यू 80 और 100 का सेल करा तो 20 का प्रॉफिट है, अगर 120 वैल्यू को 100 में सेल करा तो 20 का लॉस है। और ये सेल क्या है, ये बेसिकली एसेट्स को बेच रहा है वेंडर पहले। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है बेचने से एसेट्स को, तो ये एकदम से पीएनएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा बतौर प्रॉफिट और लॉस के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। किसका पीएनएल? सेलर का। सेलर लेसी भी है, पहले सेलर बेचेगा, फिर जब लीज में वापस लेगा तो लेसी बनेगा। तो बच्चों जब सेलर अपनी एसेट्स बेचेगा बायर को, जिससे वापस वो लीज पे लेगा, एसेट्स को लीज बैक करेगा, तो ए ने जब अपनी एसेट्स बी को बेची, सेल करी, तो बुक वैल्यू से अगर ज्यादा पर बेची होगी तो प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर एसेट्स को बुक वैल्यू से कम पर बेचा होगा तो लॉस हुआ होगा। देखो बच्चों दोबारा सुनो, ए जो एसेट्स बेच रहा है उसकी अपनी बैलेंस शीट में जो एसेट्स का बुक वैल्यू था, अगर उस बुक वैल्यू से ज्यादा पर बेचा है तो प्रॉफिट होगा, अगर बुक वैल्यू से कम पर बेचा है तो लॉस होगा। लेकिन वो जो प्रॉफिट या लॉस होगा सेल से सेलर को, ए को, वो इमीडिएटली बतौर प्रॉफिट और लॉस के रिकॉग्नाइज नहीं होगा पीएनएल में, बल्कि वो अमोर्टाइज होगा, स्प्रेड ओवर होगा। ये नीचे सेकंड पॉइंट में है, दिस प्रॉफिट और लॉस शुड बी डेफर्ड। ये इसके टुकड़े होंगे, ये फायदा नुकसान डेफर होगा, पार्ट्स में डिवाइड होगा, और अमोर्टाइज बातें की है, डेफर्ड या अमोर्टाइज ये की बात है, बांटा जाएगा किस पर? ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन ऑफ या इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ लीज एसेट्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 80 का बुक वैल्यू वाला एसेट से 100 का बेचा है तो जो 20 का प्रॉफिट है, अब उसके बाद जब एसेट्स को बेच के लीज बैक करो, और लीज बैक अगर 10 साल का है, 10 साल का लीज टर्म है, तो बच्चों ये जो प्रॉफिट है 20 का, ये 20 का प्रॉफिट, बच्चों ये जो प्रॉफिट है 20 का, इसको लीज टर्म के ऊपर स्प्रेड ओवर करेंगे। लीज टर्म 10 साल है, तो 10 साल से इसको डिवाइड करा तो हर साल कितना आएगा? 2। ये जो 2 का प्रॉफिट है ये हर साल पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा एज एन इनकम। बच्चों ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हमने एसेट्स को सेल करा, फिर उसको लीज बैक करा, और लीज बैक फाइनेंस लीज है, तो जब एसेट्स को सेल करा होगा, अगर बुक वैल्यू पर सेल करा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर एसेट्स को बुक वैल्यू से ज्यादा पर बेचा होगा सेलर ने तो प्रॉफिट हुआ होगा, बुक वैल्यू से कम का बेचा तो लॉस हुआ होगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो इमीडिएटली एज ए प्रॉफिट और एज ए लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बल्कि उस प्रॉफिट या लॉस को लीज टर्म के ऊपर स्प्रेड ओवर किया जाएगा, और लीज टर्म से डिवाइड करके जो अमाउंट आएगा उतना थोड़ा थोड़ा करके इसको डेफर करके अमोर्टाइज करके पीएनएल में बतौर इनकम और एक्सपेंस के रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 80 का बुक वैल्यू है, 100 का बेचा, 20 का प्रॉफिट हुआ, लीज टर्म 10 साल है, 10 से डिवाइड करा,
दो, हर साल टू टू दो 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 का जो प्रॉफिट है ये पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। इसी तरह से लॉस बच्चों, अगर 120 का बुक वैल्यू वाला एसेट 100 का बेचा तो 20 का लॉस होगा। सेम ट्रीटमेंट है, इसको हम लीज टर्म से डिवाइड करेंगे और उसका जो अमाउंट आएगा वो हर साल उसको पीएनएल में दिखा के रिकॉग्नाइज कर देंगे। ऐसा कब करेंगे? जब लीज बैक फाइनेंस लीज होगा। जब लीज बैक कैसा होगा? फाइनेंस लीज होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर ये बात ये। और ये जो लिखा हुआ है कि इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ लीज्ड एसेट्स, यानी कि लीज्ड एसेट जिस प्रोपोर्शन में डेप्रिशिएट होगी, यानी कि लीज टर्म में डिवाइड होगी, उसी तरह से प्रॉफिट और लॉस भी स्प्रेड ओवर होगा। तो ये वही मीनिंग है जो मैंने आपसे डिस्कस करा। चलिए आगे चलते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखिएगा, एक मिनट ये हटा दूं मैं पहले जी। इसके बाद देखिएगा केस बी, इफ लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज। हाँ भैया, अभी हमने क्या डिस्कस करा कि जो सेलर ने ए ने जो अपनी एसेट्स बी को बेची उससे वापस लीज बैक करा, वो फाइनेंस लीज था, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होगा पीएनएल में, बल्कि वो अमोर्टाइज होगा, स्प्रेड ओवर होगा ओवर द लीज टर्म। अब आ जाइए, इफ लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज, इफ लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज। बच्चों, अगर लीज बैक कैसा है? अगर वो ऑपरेटिंग लीज है, उस केस में क्या होगा? देयर आर 3 केसेस, 3 केसेस हैं। केस 1, देखिए दोबारा सुनिए कि ए ने अपनी एसेट्स बी को बेची और उससे लीज बैक करा, और जो लीज बैक करा वो ऑपरेटिंग लीज है। इसका मतलब ए को अब ओनरशिप नहीं मिलेगी, बस वो ऑपरेट करेगा, एसेट्स को उसे यूज करेगा और उससे इनकम अर्न करेगा। और जब तक लीज टर्म चलेगी, ए बी को लीज रेंट पे करेगा रेगुलर बेसिस पर, एक टाइम फिक्स टाइम इंटरवल पर। अब ऑपरेटिंग लीज में 3 केसेस हैं, इस केस बी के अंदर 3 केसेस हैं। पहला, इफ सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। अब यहां 3 बातें समझिएगा। एसेट्स जो बेची है उसका सेलिंग प्राइस है 100, बुक वैल्यू है 80 और सेलिंग प्राइस कह रहा है फेयर वैल्यू के बराबर है, तो फेयर वैल्यू ले लीजिए आप अगेन 100। तो यहां पर देखिएगा, अगर आप देखें तो 20 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 120 और फेयर वैल्यू भी 100, तो यहां 20 का लॉस है। ठीक, क्योंकि ये केस 1 में कह रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है ना, सेल प्राइस, वो बिल्कुल इक्वल है। किसके इक्वल है? वो फेयर वैल्यू के, फेयर मार्केट वैल्यू। तो बच्चों हमने लिया कि बुक वैल्यू 80 है, बेचा 100 में, तो 20 का प्रॉफिट होगा। बुक वैल्यू 120 है, 100 का सेलिंग प्राइस है, तो 20 का लॉस होगा। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू इक्वल है बच्चों, क्या केस है ये कि जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है किसके? फेयर वैल्यू के, फेयर मार्केट वैल्यू के। उस केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, होगा क्या? इन दिस केस एनी प्रॉफिट और एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोसीड्स, सेल ऑफ एसेट्स होना चाहिए। अच्छा, सेल प्रोसीड्स, फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल अपोजिट है फाइनेंस लीज का। अगर लीज बैक ऑपरेटिंग लीज है और उसमें सेलिंग प्राइस जो वो फेयर वैल्यू के बराबर है, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है बच्चों? सेलिंग प्राइस इक्वल है फेयर वैल्यू के। उस केस में क्या होगा? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब दोबारा देखिए, यहां पर 80 वाला 100 का बेचा, 20 का प्रॉफिट है, और यहां पर 120 वाला 100 का बेचा, यहां 20 का लॉस है। दोनों ही केसेस में इसको हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे बतौर प्रॉफिट और लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि ये अमोर्टाइज नहीं होगा, स्प्रेड ओवर नहीं होगा, ये स्प्रेड ओवर द लीज टर्म नहीं होगा, बल्कि इमीडिएटली जिस साल ये प्रॉफिट या लॉस इनकर होगा उसी साल हम पीएनएल में इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, अगर सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर है। अब आ जाइए बच्चों केस 2 में। केस 2 देखिएगा, केस 2, इसमें 3 पॉइंट हैं, देखिएगा केस 2 के अंदर। हाँ जी, केस 2, इफ सेल प्राइस इज बिलो फेयर वैल्यू, इफ सेल प्राइस इज बिलो फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है। अगर प्रॉफिट हुआ, उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट कब होगा बच्चों? लेकिन ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस जो किससे कम है?
फेयर वैल्यू से। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। प्रॉफिट कब होगा? मान लीजिए सेलिंग प्राइस है 100, बुक वैल्यू ले लीजिए आप 80, बुक वैल्यू है 80, सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 80, और जो बच्चों फेयर वैल्यू है वो ले लीजिए आप 120। अब देखिए 80 वाला जिस एसेट्स का बुक वैल्यू 80 था वो 100 का बेचा, तो 20 का प्रॉफिट आएगा इस केस में। 20 का क्या होगा? प्रॉफिट। और कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम है किससे बच्चों? फेयर वैल्यू से। सिचुएशन क्या है कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है। दोबारा लिखता हूं यहां पर, सिचुएशन ये है बच्चों कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, किससे कम है? फेयर वैल्यू से। अब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन बुक वैल्यू से ज्यादा है तो 20 का प्रॉफिट है। अब ये कह रहे हैं जो प्रॉफिट होगा दैट इज सेल्स वैल्यू इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कहते हैं बच्चों बुक वैल्यू को। रिकॉग्नाइज प्रॉफिट इमीडिएटली इन P&L अकाउंट। अगर इस केस में जबकि सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, इस केस में भी जो प्रॉफिट होगा वो इमीडिएटली P&L में रिकॉग्नाइज होगा। राइट। लॉस दो बार समझिएगा। लॉस कब होगा? सेम देखिए मैं इसको डिजाइन करता हूं कि बुक वैल्यू है 110, सेलिंग प्राइस है 100 और फेयर वैल्यू वही ले लेता हूं दोबारा से मैं 120। अब बच्चों फेयर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम भी है, राइट, लेकिन बुक वैल्यू से भी कम है। बुक वैल्यू 110, कैरिंग अमाउंट 110 और बेचा 100 में, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 10 का लॉस होगा। 10 का क्या होगा बच्चों? लॉस। इस केस में ये कह रहे हैं कि अगर लॉस है, लॉस कब होगा? जब कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू, हाँ भाई, जब कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू इज मोर देन, ज्यादा है किससे? सेल्स वैल्यू से। देखो बुक वैल्यू 110 है, सेल्स वैल्यू 100 है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कम है और बुक वैल्यू ज्यादा है। उस केस में जो लॉस होगा, रिकॉग्नाइज लॉस इमीडिएटली, हम उस लॉस को P&L में फौरन रिकॉग्नाइज करेंगे। बस कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड दैट लॉस इज नॉट कॉम्पेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। हाँ भाई, ऑपरेटिंग लीज है। ये कह रहे हैं कि अगर लॉस होता है एसेट्स को बेचने से, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई वो जो लेसी है, जो सेलर है, पहले वो सेलर था, ए ने बी को अपनी एसेट्स बेची, फिर बी से उसको लीज बैक करा, तो ए सेलर भी और लेसी भी है, उनके बीच में कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ कि भाई अभी क्या करे, ए बी को एसेट से सस्ते में बेच दे, ए बुक वैल्यू से कम पर एसेट्स को बेचे बी को, इस कंडीशन के साथ कि भविष्य में जब इस एसेट्स को वो लीज बैक करेगा, वापस लीज पर लेगा, तो लीज पर लेने के बाद जो लीज पेमेंट करेगा उससे ये लॉस सेट ऑफ होगा। अरे भाई, ए ने अपनी एसेट्स बुक वैल्यू से कम पर बेच दी और ए और बी के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ कि ए बुक वैल्यू से कम पर बेचेगा, तो ए को लॉस होगा। ये बात ए जानता है, बी भी जानता है। फिर ए क्यों राजी हुआ? क्योंकि बी ये कह रहा है कि अभी तुम मुझे लॉस पर दे दो, बाद में जब तुम मुझे लीज रेंटल पे करोगे, जब लीज रेंट पे करोगे, वहां पे इस लॉस को एडजस्ट कर लेना, अभी तो तुम मुझे सस्ते में दो। तो ए बी को एसेट्स बुक वैल्यू से कम पर दे रहा है, लेकिन जो लॉस ए को होगा जब ए इस एसेट्स को लीज बैक करेगा और लीज रेंट पे करेगा, उस लॉस को जो उसे हुआ बेचने से, बाद में सेट ऑफ कराएगा लीज रेंट से। इस केस में जो लॉस है वो भी इमीडिएटली P&L में रिकॉग्नाइज होगा। तीसरा आप समझ जाएंगे कि लॉस क्या हुआ। लॉस मतलब जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे? सेलिंग प्राइस से। इसको हम लॉस को डेफर करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे लीज टर्म में। कब? व्हेन द लॉस इज कॉम्पेंसेटेड। ये उल्टा हो गया, जरा इसे दोबारा दिखिएगा, पहले वाला दोबारा देखिए प्लीज, ये फर्स्ट वन लॉस, ये मैं रिवर्स बता गया। इसमें क्या होगा, जो लॉस है मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कम है बुक वैल्यू से। इसे सेकंड वाले को दोबारा समझिए, ये लॉस हम डिस्कस करते हैं। देखिए बात सुनिएगा, ये मैं इसका अपोजिट बता गया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि ए ने बी को 100 वाला एसेट्स 80 में बेचा, 20 का लॉस हुआ। ये लॉस
फौरन रिकॉग्नाइज कर दो पीएनएल में। अगर ये लॉस बाद में कॉम्पेंसेट नहीं होना, मैंने कहा था होना नहीं होना, लॉस कॉम्पेंसेट नहीं हो रहा, फिर रोकोगे क्यों? दैट इज कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द सेल्स प्राइस। जो कैरिंग अमाउंट है, जो बुक वैल्यू है, वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। बुक वैल्यू 110, सेलिंग प्राइस 100, तो यहां पे 10 का लॉस है। ये कह रहे हैं इस लॉस को रिकॉग्नाइज करो पीएनएल में अगर ये लॉस कॉम्पेंसेट नहीं होगा फ्यूचर लीज पेमेंट से। ए को जो ए ने बी को 80 वाला, ए ने बी को 100 वाला एसेट्स 80 में बेचा, ए को 20 का लॉस हुआ। ये लॉस फिर क्या होगा जब ए ने 80 वाला एसेट्स 100 का बेचा, सॉरी ए ने जब 100 वाला एसेट्स बी को 80 में बेचा 100 वाला, जिसका बुक वैल्यू, आराम से सुनो, जिस एसेट्स का बुक वैल्यू 100 था उसे 80 में बेच दिया, 20 का लॉस हुआ। और बी से उस एसेट्स को जब लीज बैक करा एज एन ऑपरेटिंग लीज, तो ऐसा कोई शर्त नहीं था कि ये लॉस बाद में कॉम्पेंसेट होगा। जब ये लॉस लीज रेंट से कॉम्पेंसेट होना ही नहीं है, सेट ऑफ होना ही नहीं है, तो इस लॉस को रोक के फायदा क्या? उस केस में ये पीएनएल में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा। दोबारा सुनिए, ए ने बी को 100 वाला एसेट्स 80 में बेचा, ए ने बी को 100 वाला एसेट्स 80 का बेचा 20 के नुकसान पर, और ये नुकसान बाद में सेट ऑफ भी नहीं होना। तो जब ये सेट ऑफ होना ही नहीं है तो फिर फायदा क्या रखकर? इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो पीएनएल की डेबिट में। अब आइए तीसरे केस में लॉस। हाँ, इस केस में लॉस को हम इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज ना करके इसको स्प्रेड ओवर करेंगे ओवर द लीज टर्म। कब? जब ये शर्त होगी कि ए ने बी को जो 100 वाला एसेट्स 80 में बेचा, ए को जो 20 का लॉस हुआ, ये लॉस बाद में जब ए बी से इस एसेट्स को लीज बैक करेगा एज एन ऑपरेटिंग लीज और इस पर लीज रेंट पे करेगा, उस लीज रेंट से सेट ऑफ कराएगा अपने लॉस को। उस केस में इस लॉस को रिटेन किया जाएगा और रिकॉग्नाइज ना करके पीएनएल में इसको रखा जाएगा, क्योंकि कॉम्पेंसेट होना है बाद में लीज पेमेंट से। देखिएगा, देखिए लॉस दैट इज कैरिंग अमाउंट, जो बुक वैल्यू है बच्चों वो ज्यादा है किससे? सेलिंग प्राइस से। इस लॉस को डेफर किया जाएगा, अमाउंटाइज किया जाएगा, स्प्रेड ओवर किया जाएगा इस लॉस को। कब? अगर ये लॉस कॉम्पेंसेट होना है फ्यूचर में लीज पेमेंट से। समझ में आई बात? तो बच्चों अगर मान लीजिए ये केस 2 चल रहा है, देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो कम है फेयर वैल्यू से। सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 80, फेयर वैल्यू 120। सेम यहां पर, यहां 80 वाला 100 का बेचा प्रॉफिट हुआ, ये इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा। यहां 110 वाला 100 का बेचा 10 का लॉस हुआ, ये भी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा अगर ये कॉम्पेंसेट नहीं होना है, अगर ये सेट ऑफ नहीं होना है फ्यूचर में। लेकिन अगर लॉस फ्यूचर में लीज पेमेंट से सेट ऑफ होना है तो इसको रोक लो, इसको अभी रिकॉग्नाइज मत करो। तीसरा और आखिरी केस है जो बच्चों, इफ सेलिंग प्राइस इज अबव फेयर वैल्यू। इस केस में देखिएगा, इफ सेल प्राइस इज अबव फेयर वैल्यू, अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। इफ कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू विच विल रिजल्ट इन प्रॉफिट, amortize the profit over lease period if carrying amount is equal to fair value. If carrying amount, देखिएगा ये जो केस 1 है इसे समझा रहा हूं। सेलिंग प्राइस है बच्चों 100, बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट है 80, और बच्चों जो फेयर वैल्यू है वो भी है 80। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि जो सेलिंग प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है बुक वैल्यू से, सॉरी फेयर वैल्यू से। किससे ज्यादा है? फेयर वैल्यू से। इस केस में क्या है कि सेलिंग प्राइस है 100, फेयर वैल्यू है 80 और बुक वैल्यू है 80, 20 का प्रॉफिट हुआ। ये जो 20 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अमोर्टाइज होगा ओवर द लीज टर्म, ये इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, क्योंकि जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा फेयर वैल्यू से तो जो प्रॉफिट होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज ना होकर बल्कि लीज टर्म में स्प्रेड ओवर होगा। ये केस 1। केस 2 पर आइएगा, अगर कैरिंग अमाउंट इज, इफ कैरिंग अमाउंट इज लेस देन फेयर वैल्यू which will result in profit, amortize and defer the profit equal to sales price less fair value and recognize the balance profit immediately.
ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो सेलिंग प्राइस है ना, इफ कैरिंग अमाउंट इज लेस देन फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस है बच्चों 100, ठीक, और बुक वैल्यू है 80, लेकिन जो फेयर वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू बच्चों वो है 90। अब देखिए इस केस में क्या होगा, बुक वैल्यू 80 है, सेलिंग प्राइस 100 है, 20 का प्रॉफिट है। अब जो फेयर वैल्यू 90 है, इस केस में क्या होगा, आपको मालूम है कि जब भी सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ना होकर अमोर्टाइज होगा, स्प्रेड ओवर होगा। अब हम करेंगे क्या, 80 से लेकर 90 तक का जो गैप है, यानी कि जो गैप बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का है 10 का, ये जो 10 का प्रॉफिट है ये तो होगा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, और जो 90 से लेके 100 का गैप है, जो 10 का प्रॉफिट है उसके बाद दोबारा, ये होगा बच्चों अमोर्टाइज। मैं इसे दोबारा लिखता हूं, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो गैप है 10 का प्रॉफिट, ये होगा रिकॉग्नाइज, और 90 और 100 का जो गैप है 10 का प्रॉफिट, ये होगा अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म। अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है लेकिन बुक वैल्यू फेयर वैल्यू से कम है, तो बच्चों बुक वैल्यू से लेकर फेयर वैल्यू तक का जो गैप है ये रिकॉग्नाइज होगा। तो प्रॉफिट तो देखो 20 ही आ रहा है, 80 वाला 100 का बेचा, 20 का प्रॉफिट है, पूरा 20 है, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। लेकिन होगा क्या, जो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का गैप है 80 से लेकर 90 का, ये रिकॉग्नाइज होगा, और फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस वो बच्चों अमोर्टाइज होगा, 10 का प्रॉफिट अमोर्टाइज करेंगे। केस 1 केस 2 में डिफरेंस समझ आ रहा है। केस 1, यहां पर सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 80 और फेयर ये दोनों बराबर थे, देख रहे हैं आप, ये दोनों बराबर हैं, जबकि सेलिंग प्राइस ज्यादा इन दोनों से। जब ये दोनों इक्वल हैं तो जो प्रॉफिट है पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज होगा। पूरा 20 का प्रॉफिट कैसा होगा बच्चों, रिकॉग्नाइज होगा पीएनएल में। लेकिन अगर मान लीजिए बुक वैल्यू से ज्यादा फेयर वैल्यू, तो बुक वैल्यू से पहले आप फेयर वैल्यू पर आएंगे, जो 10 का गैप है ये रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा है 10, ये अमोर्टाइज होगा। तो 10 प्लस 10 20 ही प्रॉफिट है, बस 10 रिकॉग्नाइज है और 10 अमोर्टाइज है। इसके बाद आ जाइए केस 3 पर। इफ कैरिंग अमाउंट इज मोर देन फेयर वैल्यू, यस, अब देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 80, ठीक है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर वो जो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, जो फेयर वैल्यू है, क्या कह रहे हैं ये, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू आप ले लीजिए 70, ठीक है। अब देखिए बुक वैल्यू 80 है और सेलिंग प्राइस है 100, तो 20 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का बच्चों, 20 का, 20 का प्रॉफिट है, लेकिन सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो आप करेंगे क्या, बात को समझिए। ये आप सबको दिख रहा है कि 80 वाला 100 का बिका, 20 का प्रॉफिट है, लेकिन देखिए अंदाज क्या होगा लिखने का। पहले हम 80 से बच्चों 70 पर आएंगे। बुक वैल्यू है 80 जबकि फेयर वैल्यू थी 70, तो हम पहले बुक वैल्यू से आएंगे फेयर वैल्यू पर, फिर फेयर वैल्यू से जाएंगे सेलिंग प्राइस पर, जैसे हमने यहां पर करा था। 80 से पहले 90 पर आए तो 10 का प्रॉफिट दिखाया। अब 80 से 70 पर आएंगे तो पहले 10 का लॉस आएगा, ये 10 का लॉस होगा। हाँ जी बच्चों दोबारा देखो, 80 से 70 तो पहले आएगा 10 का लॉस, जो कि इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा। क्या होगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा। ये 10 का लॉस देख रहे हैं आप, ये जो 10 का लॉस है, ये लॉस कैसे निकाला मैंने, 80 और 70 का गैप। अब 10 यहां 80 वाला 100 का बिका, 20 का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, मैं उल्टा 10 का जबरदस्ती लॉस दिखा रहा हूं। क्यों, क्योंकि पहले मैं बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू पर वापस गया। 80 का बुक वैल्यू वाला, 70 का फेयर वैल्यू, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10 का लॉस है जो कि रिकॉग्नाइज होगा। अब मैं 70 से आऊंगा, पहले मैं यहां से यहां पर गया, अब बच्चों मैं यहां से यहां पर आऊंगा।
कि 70 वाला 100 का बिका तो प्रॉफिट हुआ 30 का, और ये जो प्रॉफिट है ये क्या होगा, ये होगा amortize, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब भी फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा, जब भी सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे हम एमोर्टाइज करेंगे, स्प्रेड ओवर करेंगे, स्प्रेड ओवर द लीज टर्म। तो बच्चों ये तीन केसेस थे, ये तीन केसेस थे केस 3 के अंदर के व्हेन सेलिंग प्राइस इज अबव फेयर वैल्यू, जब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। ये समझ आया आपके? एक बार इसको मैं एक ब्लैंक स्पेस पे दोबारा समझाता हूं, यहां तक क्लियर आपको? एक बार इसको दोबारा डिस्कस करते हैं, देखिएगा एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमने डिस्कस करा, हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड लीज बैक व्हेन इट इज एन ऑपरेटिंग लीज। जो सेल करा, एसेट्स को पहले सेल करा सेलर ने, फिर इसको लीज बैक करा, वापस लीज पर लिया, और वो लीज बैक कैसी थी बच्चों, वो थी ऑपरेटिंग लीज। अभी आपने नोट्स के साथ समझा, अब एक से बात डायरेक्ट देखिएगा आप। देखिए तीन बातें हैं, अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, फेयर वैल्यू के बराबर है, या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, इन दोनों केसेस में बच्चों, इन दोनों केसेस में एसेट्स को सेल करने से चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नॉर्मली क्या होगा, इमीडिएटली हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? इन दो केसेस में ये डिस्कस किया था मैंने। और तीसरा केस है लास्ट, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है फेयर वैल्यू से। इस केस में सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा होगा, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज ना होकर एमोर्टाइज होगा। क्या होगा? एमोर्टाइज होगा ओवर द लीज टर्म। क्लियर? तो मैं ये समझा रहा था कि अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, उस केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो सेल से, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन पीएनएल अकाउंट। और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है फेयर वैल्यू से, तीसरा केस है ये, उस केस में जो फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, वो प्रॉफिट या लॉस एमोर्टाइज होगा, वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज ना होकर पीएनएल में एकदम से ना जाकर लीज टर्म पर स्प्रेड ओवर किया जाएगा। क्लियर है बात ये दोस्तों आपको? ठीक, इसे एक बार और डिस्कस करें, यह काफी है। हमने इसको 3 केसेस में डिस्कस कर लिया। एक एग्जांपल के साथ लेकर एक बार और दोबारा समझाता हूं, देखिएगा। सेलिंग प्राइस 100 और बुक वैल्यू 80, फेयर वैल्यू भी 100। देख रहे हैं सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर है, लेकिन बुक वैल्यू 80 है। कितने का प्रॉफिट होगा यहां पर? 20 का प्रॉफिट होगा। और बच्चों ये एकदम से रिकॉग्नाइज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? क्या होगा ये? पीएनएल में रिकॉग्नाइज, हम इसे शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? अब आइए नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस 100। चलिए मैं इसे बार बार नहीं लिखता, हेडिंग दे रखी है मैंने एक बार। सेलिंग प्राइस है 100, बुक वैल्यू है 120 और फेयर वैल्यू भी 100। अभी भी देखिए सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर है, लेकिन बुक वैल्यू ज्यादा है तो 20 का लॉस है। ये जो 20 का लॉस है ये भी प्रॉफिट और लॉस में एकदम से रिकॉग्नाइज होगा। तीसरा केस, सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 80 और फेयर वैल्यू 90। अब ये केस 2 आ गया। देखिए अभी क्या हुआ, सेलिंग प्राइस नहीं, मैं इसको तो अलग लेता हूं। अभी हम केस 2 पे डिस्कस करेंगे पहले।
हाँ जी, वापस आइए। सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 80 और जो फेयर वैल्यू है वो ले लीजिए आप इसमें 110। पहले सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू बराबर थे। मैंने केस 1 में क्या लिया कि सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू इक्वल है और बुक वैल्यू कम है तो प्रॉफिट है। फिर केस 2 में क्या लिया कि सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू तो बराबर है लेकिन बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस है। अब सेलिंग प्राइस 100 है, बुक वैल्यू 80 है, 20 का प्रॉफिट है लेकिन फेयर वैल्यू 110 है। इस केस में भी बच्चों जो 20 का प्रॉफिट है वो इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। केस नंबर 4 पर आ जाइए। सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 80। अब हम लॉस ले लेते हैं, लॉस। बुक वैल्यू ले लीजिए, सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू ले लेते हैं 105 और फेयर वैल्यू वो 110। अब 105 वाला 100 का बिका। अब यहां दो बातें हैं, लॉस समझ में आ रहा होगा बच्चों के कि 5 का लॉस है यहां पर, ठीक है। अब यहां दो बातें थी। अगर ये लॉस फ्यूचर में कॉम्पेंसेट नहीं होना, लीज पेमेंट से सेट ऑफ नहीं होना अगर ये लॉस, तो इस केस में हम इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। कब? when not compensated, when not compensated, right? और when not compensated, और अगर ये कॉम्पेंसेट होना है उस केस में क्या होगा, इसको हम अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइज कब करेंगे? व्हेन कॉम्पेंसेटेड। रिकॉग्नाइज कब करेंगे? इमीडिएटली पीएनएल में व्हेन नॉट कॉम्पेंसेटेड। और कब अमोर्टाइज करेंगे? ओवर द लीज टर्म व्हेन कॉम्पेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट, फ्यूचर लीज पेमेंट से अगर ये सेट ऑफ होना है। केस 5 बच्चों, सेलिंग प्राइस 100, बुक वैल्यू 80 और फेयर वैल्यू 90। अब देखिए मजा आएगा। अब 20 का प्रॉफिट है, बुक वैल्यू 80 है, बेचा 100 में 20 का प्रॉफिट है, लेकिन यहां पर फेयर वैल्यू से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो ये प्रॉफिट दो भागों में बटेगा। पहले हम 80 से 90 में आएंगे, 10 का प्रॉफिट लेंगे, फिर 90 से 100 में आएंगे और 10 का प्रॉफिट लेंगे। ये जो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है 10, ये तो होगा रिकॉग्नाइज। और ये वाला जो गैप है 90 से 100 का, ये वाला जो 10 का प्रॉफिट है, ये होगा बच्चों अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म। तो जब भी सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा तो जो डिफरेंस है वो अमोर्टाइज होगा और बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का गैप जो है ये रिकॉग्नाइज होगा। अभी लास्ट केस लीजिए 6। सेलिंग प्राइस है 100, बुक वैल्यू है 80 ले लीजिए और जो सेलिंग फेयर वैल्यू है वो है 70। अब देखिए जैसे हम यहां पर करे थे ऐसे करेंगे, पहले 80 से हम 90 पे गए थे, इसी तरह से 80 पर हम 70 पर जाएंगे और ये 10 का लॉस आ जाएगा और ये गैप तो आपको मालूम है ये रिकॉग्नाइज होगा, राइट। फिर 70 से आएंगे हम 100 पर और ये जो 30 का प्रॉफिट है ये होगा अमोर्टाइज। 80 वाला 100 का बेचा, 20 का प्रॉफिट है, लेकिन वो 20 का प्रॉफिट कैसे आएगा? पहले 80 से 70 10 का लॉस, फिर 70 से 100 30 का प्रॉफिट, तो 30 का प्रॉफिट 10 का लॉस, 30 माइनस 10 नेट प्रॉफिट 20 ही आया और वो 20 वही था जो 80 वाला हमने 100 का बेचा। तो बच्चों ये केसेस थे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। जब हम ऑपरेटिंग लीज को लीज बैक करते हैं, जब हम सेल करके एसेट्स को लीज बैक करते हैं एज एन ऑपरेटिंग लीज,
तो ये 6 केसेस, राइट। कई बार हमने इसको डिस्कस करा, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप बार बार देखिए, इसको समझिए, राइट बच्चों। चलो ये जो हमारा मॉड्यूल 5 था ये पूरी तरह से खत्म हो गया। अब एक छोटा सा लेक्चर 15-20 मिनट का हम और करेंगे लेक्चर नंबर 4 के नाम पर, और उसमें हम जो मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन है बच्चों उन्हें सॉल्व करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों।